200 रोज को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करूंगा, सो मेरी फाइनल टेबल जो बनेगी उसमें नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगे। अंडरस्टैंड? ये कंसेप्ट हमने कल देखा। हमने एक जो हमारे पास तीन टेबल थे, 2015, 2016 एंड 2017 का सेल्स का डेटा था, हमने उस डेटा को अपेंड करके एक टेबल में कन्वर्ट कर लिया। एंड वी आल्सो सी वन मोर ऑप्शन कि अगर मुझे डायनेमिकली अगर मेरा डेटा ऐड होता है उस फोल्डर के अंदर, तो वो डेटा कैसे रिफ्रेश होगा, पावर बीआई रिपोर्ट्स को रिफ्रेश करने के बाद वो डेटा ऑटोमेटिकली कैसे आएगा पावर बीआई में, वो भी हमने देखा। कौन सा ऑप्शन यूज करके देखा, कौन सा कनेक्टर यूज किया था हमने, कौन सा कनेक्टर यूज किया था? फोल्डर अपेंड टेक्स्ट सीएसवी कनेक्टर यूज करके हमने इंडिविजुअल फाइल्स को लोड किया था पावर बीआई में, और फोल्डर कनेक्टर यूज करके हमने उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स प्रेजेंट होंगी उनको कंबाइनली लोड किया था अपेंड करके। वो किस लिए किया था हमने कि इन फ्यूचर अगर उस फोल्डर में कोई नया डेटा ऐड होता है, क्लाइंट उसमें नया डेटा ऐड करता है, तो जब वो पावर बीआई का रिपोर्ट रिफ्रेश करेगा या ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा पावर बीआई का रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो है वो ऑलवेज शो करेगा आपका अपडेटेड डेटा। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्योंकि जो रिपोर्ट जनरेशन हम फ्यूचर में करने वाले हैं वो रिपोर्ट जनरेशन हम डायनेमिकली करने वाले हैं। कोई भी रिपोर्ट्स हम क्लाइंट के लिए जनरेट करते हैं तो वो स्टैटिक नहीं होता, वो मैन्युअली रिफ्रेश नहीं होता, या अपडेटेड डेटा को वो जब तक हम डेटा को फेच करके नहीं लाएंगे मैन्युअली तब तक वो शो नहीं करेगा अगर हम स्टैटिक रिपोर्ट बनाते हैं। तो डायनेमिक रिपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर क्लाइंट के डेटाबेस में नया डेटा ऐड होगा तो आपके रिपोर्ट्स में वो डेटा फेच होके दिखना चाहिए विथ अपडेटेड, राइट? सो क्लाइंट आपका रिपोर्ट जो होगा वो डेली बेसिस पे देखा, हो सकता है वो मॉर्निंग को देखे, इवनिंग को देखे, या उसके पास उतना टाइम नहीं होगा कि वो कंपनी के डेटा सोर्स में जाके चेक करे कि कितना डेटा क्या है। इसलिए तो आपको उन्होंने रिपोर्ट जनरेशन करने के लिए बोला है, करेक्ट? तो आपकी जो रिपोर्ट्स होंगे वो रिपोर्ट्स ऑलवेज शो करेंगे अपडेटेड डेटा। ठीक है, सो वन मोर कंसेप्ट इज देयर इन पावर क्यूरी विच इज नथिंग बट मर्ज क्यूरी। जैसे हमने अपेंड क्यूरीज अंडरस्टैंड किया, तो मर्ज क्यूरीज क्या होगा, हम कॉलम वाइज ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज ऑपरेशन इन द सेंस कि लेट्स से मेरे पास दो और दो से ज्यादा टेबल्स है, मुझे दो से ज्यादा टेबल्स को कंबाइन करके एक टेबल बनाना है। ये लाइक लेट्स से कि मेरे पास एम्प्लॉय का डिटेल्स का एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय के नाम है, ठीक है, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आईडी है उसमें। लेट्स से कि एम्प्लॉय 1 उसका डिपार्टमेंट आईडी है 100, एम्प्लॉय 2 उसका डिपार्टमेंट आईडी है 200। तो ये 100 एंड 200 के लिए मेरे पास एक और टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। तो 100 डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू 100 नंबर बिलोंग्स टू लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एंड 200 नंबर्स बिलोंग टू परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, सो मुझे फाइनली एक आउटकम ऐसा चाहिए कि मुझे एम्प्लॉय के नाम के सामने उसके डिपार्टमेंट का नाम चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नंबर नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट का नाम चाहिए। सो इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, हमें दो टेबल्स को ज्वाइंस करना पड़ेगा, टेबल्स को यूज करके एक फाइनल आउटपुट लाना पड़ेगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलेंगे ज्वाइंस। बेस्ड अपॉन कॉमन कॉलम बिटवीन टू टेबल्स, हम टेबल्स को ज्वाइंस करते हैं, ज्वाइंस को डिफाइन करते हैं कि मुझे कौन सा टाइप का ज्वाइन चाहिए। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ ज्वाइंस, वी आर गोइंग टू सी दिस। ठीक है, ज्वाइंस का टाइप डिफाइन करेंगे एंड देन वी गॉट द फाइनल आउटपुट। ठीक है, मर्ज क्यूरीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुआ आपको। मर्ज क्यूरीज क्या है, एक कॉलम ऑपरेशन है, क्या है, एक रो ऑपरेशन है। अपेंड्स में आपके नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होंगे, एंड मर्ज में क्या होगा, रोज इंक्रीज नहीं होंगे, आपके कॉलम इंक्रीज होंगे। ठीक है, बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप कॉलम्स को चूज कर सकते हो कि मुझे फर्स्ट टेबल के अंदर के कितने कॉलम चाहिए, सेकंड टेबल के अंदर के कितने कॉलम चाहिए फॉर द फाइनल आउटपुट। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड सिंपल एग्जांपल कि लेट्स से कि मैंने एक पार्टी होस्ट की है, ठीक है, तो मैं पार्टी लेट्स से आप लोगों को पार्टी दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास दो लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, एक है मैंने जिन जिन लोगों को इनवाइट किया है पार्टी के लिए उसकी एक लिस्ट है मेरे पास। ठीक है, और दूसरी एक लिस्ट है जिन जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो दो लिस्ट मेरे पास है कि एक लिस्ट में मैंने जिनको इनविटेशन दिया हुआ है और दूसरी लिस्ट में जिन्होंने पार्टी को अटेंड किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितने लोगों ने पार्टी को इनवाइट मैंने किया है, मुझे उनका काउंट चाहिए, तो आप कौन से टेबल को रेफर करोगे? इनवाइटेड का जो मेरा लिस्ट होगा उसको आप रेफर करोगे, उसका काउंट बता सकते हो कि इतने लोगों को हमने इनविटेशन दिया था। अगर मैं पूछूं कि कितने लोगों ने अटेंड किया था पार्टी, तो आपको अटेंड का जो लिस्ट है वो रेफर करना पड़ेगा, राइट?
इन दो लिस्ट को मैं दो टेबल कंसिडर कर सकता हूँ, इनवाइटी एंड अटेंडी का टेबल, राइट। लेकिन मैं अगर पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैंने इनविटेशन दिया था और जिन्होंने पार्टी अटेंड किया है, ऐसे भी तो लोग हो सकते हैं ना कि इनविटेशन गया है लेकिन अटेंड नहीं किया उन्होंने पार्टी। तो मैं अगर पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इनविटेशन दिया है मैंने और उन्होंने पार्टी अटेंड किया है, तो मुझे उस टाइम पे दोनों टेबल्स को रेफर करना पड़ेगा कि इनविटेशन का टेबल एंड अटेंडी का टेबल, मतलब दोनों में जो नाम रहेंगे कॉमन, वो लोगों ने पार्टी को अटेंड किया है, उनको इनविटेशन भी है। सो अगर मैं ये जो आपको स्क्रीन दिख पे एक इमेज दिख रहा होगा, राइट, तो मैं दो सर्कल को अगर कंसिडर करता हूँ, दिस इज माई इन्वाइटेड का टेबल, दिस इज माई अटेंडेंट का टेबल। सो इन दो टेबल्स का जो कॉमन सेट रहेगा, ये वाला बीच वाला, ये क्या रहेगा मेरा, जिन लोगों को इनविटेशंस है और जिन लोगों ने पार्टी को अटेंड किया हुआ है, समझ रहा है, कॉमन सेट। तो ये जो कॉमन सेट रहेगा, इसको हम बोलते हैं जॉइंस की लैंग्वेज में इनर जॉइन। दो टेबल्स के बीच का जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा वो मुझे फेच करके देगा, जिसको हम बोलेंगे इनर जॉइन। ठीक है, सो इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या होगा, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल, दिस इज द डेफिनेशन फॉर इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या आउटपुट देगा, दो टेबल्स का जो कॉमन रिकॉर्ड्स होगा, हमारे केस में इनवाइटेड का टेबल एक है, अटेंडेड का एक टेबल है। तो ऐसे पीपल जिनको मैंने इनविटेशन दिया हुआ है और उन्होंने पार्टी अटेंड किया हुआ है, ऐसे लोग इस कॉमन सेट में आएंगे, जो आउटपुट होगा इनर जॉइन का। इनर जॉइन समझ में आया। इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या रहेगा, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, जॉइंस जो होते हैं, जॉइंस हम करते हैं कॉमन कॉलम के बेसिस पे। ठीक है, दो टेबल्स में एक कॉलम जो होगा वो कॉमन रहेगा। जैसे मेरी इनवाइटेड की जो लिस्ट होगी उसमें एक पीपल का आईडी होगा, लेट्स से कि आईडी है, पर्सन का एक आईडी मैंने बनाया है और पर्सन का नाम है, ऐसे दो कॉलम है। और अटेंडी का भी लिस्ट होगा, उसमें भी एक पर्सन का आईडी होगा और उस पर्सन का नाम होगा। तो जब मैं कनेक्शन बनाऊंगा उन दो टेबल्स में, ज्वाइंट्स करूंगा, तो मुझे एक कॉमन कॉलम देना पड़ता है कि इस कॉमन कॉलम को तुम रेफर करो। तो मैं आईडी का कॉलम रेफर करूंगा कि फर्स्ट टेबल का आईडी का कॉलम इज इक्वल टू सेकंड टेबल का आईडी का कॉलम। तब उसको पता चलेगा कि मुझे अगर ज्वाइंस करना है तो फर्स्ट टेबल में जो वन नंबर रहेगा उसको मुझे कनेक्ट करना है सेकंड टेबल के वन नंबर के साथ, क्योंकि उस पर्सन के लिए वो आईडी असाइन किया हुआ है। राइट, अंडरस्टैंड हो रहा है। ये प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, जस्ट थेरोटिकली थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ठीक है, सो लेट्स डू दिस इन पावर बी आई। मेरे पास एक डेटा सेट्स है, तो मैं यहाँ पे गेट डेटा में जाके एक कनेक्टर चूज कर रहा हूँ, एक्सेल वर्कबुक, बिकॉज जो डेटा सेट मेरे पास है वो एक एक्सेल है। सो आई गो टू द डेस्कटॉप इन पावर बी आई। ये फाइल मैं आपको लेक्चर के बाद सेंड कर दूंगा फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अभी बस फोकस करो यहाँ पे। अभी हम थर्ड कनेक्टर यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कनेक्टर हमने देखा था टेक्स्ट सीएसवी, सेकंड कनेक्टर हमने देखा फोल्डर, थर्ड कनेक्टर हम देख रहे हैं एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, 150 प्लस कनेक्टर्स पावर बीआई में अवेलेबल है, मतलब आप 150 प्लस डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई में, मल्टीपल डेटा सोर्सेस है अवेलेबल। ठीक है, उन सारे डेटा सोर्स को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो जब मैं इस फाइल को कनेक्ट कर रहा हूँ एक्सेल वर्कबुक में, वहाँ पे मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल है एचआर का, सेकंड टेबल है सिस्टम का। सो आई सेलेक्ट दोस टू टेबल्स एंड और मैं इनको ट्रांसफॉर्म डेटा में ओपन, मतलब पावर क्यूरी एडिटर में ओपन कर रहा हूँ। पावर क्यूरी एडिटर हम क्यों यूज करते हैं, हमें एग्जिस्टिंग टेबल्स के ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। मर्ज क्यूरीज का जो ऑप्शन हम देखने वाले हैं, ये ऑप्शंस कहाँ पे है, पावर क्यूरी एडिटर में है, राइट। तो पावर क्यूरी एडिटर में ऑप्शंस है, तो इन टेबल्स को हमें पावर क्यूरी एडिटर में ओपन करना पड़ेगा टू डू दिस ऑपरेशंस। ठीक है, सो दिस इज माय टू टेबल। फर्स्ट टेबल इज एचआर टेबल, दिस इज माय एचआर टेबल। इसमें तीन कॉलम है मेरे पास। फर्स्ट है आईडी का कॉलम, देन सेकंड है नेम एंड थर्ड कॉलम है ऑसमनेस पॉइंट। ठीक है, ये मेरा एचआर का टेबल है। एंड देन मेरे पास सेकंड टेबल है सिस्टम का, जिसमें आईडी का कॉलम है एंड देन पॉइंट्स वेट करके थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो अगर इन मैं अगर ऐसे
पूछो आपसे कि मुझे फाइनल आउटपुट में ऐसे ऐसे पीपल चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, मतलब ऐसे नेम चाहिए जिनका पॉइंट्स वेट मुझे यहाँ पे चाहिए। मतलब जो इस सिस्टम का जो मेरा टेबल है, यहाँ पे जो ये पॉइंट्स वेट का कॉलम है, जब मैं ज्वाइंस करूंगा तो इस पॉइंट वेट का कॉलम एसोसिएट करेगा जो मेरा एचआर का टेबल है इसके आईडी के साथ। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 1 नेम जॉन, उसका ऑसमनेस पॉइंट है 999, लेकिन इसका पॉइंट्स वेट कितना है, सिस्टम टेबल को रेफर करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे रेफर करना पड़ेगा कि आईडी नंबर 1 का पॉइंट्स वेट है 0.94। तो अगर मुझे फाइनल आउटपुट में पॉइंट्स वेट कॉलम चाहिए यहाँ पे जो मुझे बताए कि 1 आईडी को रिलेट करता है 0.94, उसका नाम जॉन है, क्योंकि जब तक आप दोनों टेबल्स को रेफर नहीं करोगे तब तक आपको आउटपुट में 0.94 यहाँ पे नहीं आएगा, या आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो सिस्टम का टेबल है इसको अगर देखा मैंने तो इससे हमें पता चलता है कि आईडी 1 किसका है, इसका नाम यहाँ पे इस टेबल में नहीं है, इसका नाम कहाँ पे है, एचआर के टेबल में अवेलेबल है। तो एचआर का टेबल अगर मैं एक सिंगल टेबल आपको दिखाता हूँ और आपको पूछता हूँ कि जॉन का पॉइंट्स वेट कितना है, आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पॉइंट वेट की इन्फॉर्मेशन सिस्टम टेबल में स्टोर है। अगर मैं सिस्टम टेबल आपको शो करता हूँ और आपको पूछता हूँ कि आईडी 1 बिलोंग्स टू विच पर्सन, उसका नाम बताओ मुझे, या ये 4 x 9 वाला जो आईडी है उस एम्प्लॉय का नाम बताओ मुझे, या उस पर्सन का नाम बताओ, तो आप नहीं बता पाओगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन किसी और टेबल में स्टोर है। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू गेट दीज इंफॉर्मेशन टुगेदर हमें इन दो टेबल्स को ज्वाइंस करना पड़ेगा। तो ज्वाइंस हम कैसे करते हैं पावर बीआई में, पावर क्यूरी एडिटर में मर्ज क्यूरीज के थ्रू हम ज्वाइंस करते हैं, ज्वाइंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो हमने इनर ज्वाइन का डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया कि इनर ज्वाइन क्या करता है, बोथ टेबल्स के अंदर के कॉमन रिकॉर्ड्स को मुझे शो करता है। तो मैं एचआर का टेबल जो है, ये एचआर का टेबल मेरा फर्स्ट टेबल कंसिडर करूंगा। जब भी हम टेबल्स को ज्वाइंस करते हैं तो हमें एक टेबल लेफ्ट को रखना पड़ता है, एक टेबल राइट को रखना पड़ता है। सो दिस इज लाइक अ लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल। मेरा फर्स्ट टेबल को मैं लेफ्ट टेबल कंसिडर करूंगा, सेकंड टेबल को मैं मेरा राइट टेबल कंसिडर करूंगा। ठीक है, व्हेन यू डू जॉइंस, जॉइंस में ऑलवेज आप लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल्स की कंसेप्ट को ही लेके आगे चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसी बेसिस पे जॉइंस बने हुए हैं, मेरे पास लेफ्ट जॉइन है, मेरे पास राइट जॉइन है, राइट। सो लेफ्ट टेबल मतलब मेरा फर्स्ट टेबल, राइट टेबल मतलब मेरा सेकंड टेबल। ठीक है, व्हेन इससे आगे मैं जब लेफ्ट टेबल आपको बोलूंगा तो लेफ्ट टेबल मतलब मेरा फर्स्ट टेबल होगा। ठीक है, सो एचआर का टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट, तो दिस इज माय लेफ्ट टेबल एंड सिस्टम टेबल इज माय राइट टेबल। ठीक है, तो एचआर का टेबल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई क्लिक ऑन दिस मर्ज क्यूरीज, इसको ड्रॉप डाउन करूंगा तो दो ऑप्शंस आएंगे अपेंड के जैसे ही, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। हम न्यू लेते हैं क्योंकि हम एग्जिस्टिंग टेबल्स को कुछ छेड़ना नहीं चाहते, हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं आउटपुट का, दैट्स व्हाई वी टेकन दिस ऑप्शंस मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। ठीक है, फाइनल आउटपुट जो बनेगा वो एक सेपरेट टेबल बनेगा, एग्जिस्टिंग टेबल में उसका कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होगा, या एग्जिस्टिंग टेबल्स में मैं डेटा को पुश नहीं करूंगा। मैं जो भी ऑपरेशंस करूंगा वो एक सेपरेट टेबल्स में करूंगा ताकि जो मेरे ओरिजिनल टेबल्स है वो अनटच रहे। तो मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू में ऑप्शंस क्लिक करूंगा यहाँ पे, देन एक पॉपअप विंडो मेरे सामने आएगा जो मुझे जॉइंस को चूज करने के लिए ऑप्शंस पूछेगा। जैसे देखो एचआर का टेबल मैंने सेलेक्ट किया था एंड अपेंड सॉरी मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू मैंने जब ऑप्शन पुट किया तो एचआर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेबल मुझे दिखाई दे रहा है। ये मुझे पूछ रहा है कि आप सेकंड टेबल चूज करो। तो जब मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी, जितने टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल है सारी की सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। वी आर इंटरेस्टेड इन दिस सिस्टम टेबल, तो मैं सिस्टम टेबल को यहाँ पे क्लिक करूंगा। नाउ आई एम हैविंग माय टू टेबल्स, फर्स्ट टेबल माय एचआर टेबल, सेकंड टेबल इज माय सिस्टम टेबल। नेक्स्ट पार्ट आता है कि मुझे कॉमन कॉलम यहाँ इन दोनों में चूज करना होता है। हमारे पास आईडी का कॉलम कॉमन है दोनों में, राइट। जो कॉमन कॉलम होता है दिस इज ऑलवेज, या मैं कहूंगा कि 99% वो एक प्राइमरी की होता है, एक यूनिक नंबर होता है, आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि आईडी का कॉलम इस एचआर के टेबल में एक की का रोल प्ले करता है, प्राइमरी की का रोल प्ले करता है, क्योंकि आईडी 1 हर एक एम्प्लॉय के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक यूनिक आईडी डिफाइन किया हुआ है। सेम वे वो सिस्टम के टेबल के लिए भी डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए मैं ये आईडी का कॉलम सेलेक्ट करूंगा एचआर के टेबल से, जो मेरा की है एचआर के टेबल में।
एंड कॉमन कॉलम मेरा आईडी का यहाँ भी है सिस्टम के टेबल में, सो आई क्लिक दिस आल्सो। सो मैंने दोनों जो कॉमन कॉलम है यहाँ पे क्लिक कर दिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे आपको पूछेगा कि ज्वाइन का टाइप क्या है, काइंड क्या है, आप कौन सा ज्वाइन परफॉर्म करने वाले हो। अगर ड्रॉप डाउन किया मैंने तो मेरे पास मल्टीपल ज्वाइंस अवेलेबल है, लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। वी आर टॉकिंग अबाउट इनर ज्वाइन, ठीक है। सो मैं इनर ज्वाइन को यहाँ से चूज कर रहा हूँ। इनर ज्वाइन को चूज किया। इनर ज्वाइन का रिकॉर्ड क्या, रिकॉर्ड्स क्या मिलेंगे यहाँ पे देखो, एक छोटा डेफिनेशन भी मिलेगा आपको। ओनली मैचिंग रोज। मैचिंग रोज कहाँ से, बोथ द टेबल के अंदर से, ठीक है। जब आप दो टेबल्स को चूज करते हो तो पावर बीआई यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, द सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल एंड 8 ऑफ 13 रोज फ्रॉम सेकंड टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो फर्स्ट टेबल है, अगर मैंने फर्स्ट टेबल मेरा देखा तो उसमें है 11 रिकॉर्ड्स। एचआर का जो मेरा टेबल है उसमें 11 रिकॉर्ड्स है, और मेरा जो सिस्टम का टेबल है उसमें 13 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। पावर बीआई ने जब आपने कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया तो उसने मैच करके देखा कि इस एचआर के टेबल में 8 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मैच करते हैं इस सिस्टम के टेबल के साथ। यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे उसने दी है कि द सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम फर्स्ट टेबल। 8 रिकॉर्ड इस एचआर के टेबल से मैच होते हैं। 13 रिकॉर्ड, जो 13 रिकॉर्ड यहाँ पे है सिस्टम के टेबल है, उसमें से 8 और इसमें से 11 में से 8 ये मैच होते हैं एक दूसरे के साथ। ये है मैचिंग रिकॉर्ड्स। मतलब जैसे कि ये 1 जो है, ये 1 यहाँ पे भी है, सिस्टम के टेबल में भी 1 है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 2 है, 3 यहाँ पे भी है एचआर में, और 3 आईडी में इस सिस्टम के टेबल में भी है। ऐसे 8 आईडी जो है एचआर के टेबल पे वो मैच होते हैं 8 आईडी जो सिस्टम के टेबल में उनके साथ, मतलब सेम है वो। मैचिंग रोज समझ में आ रहा है। मैंने कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लिया दो टेबल्स के बीच का, ज्वाइन का काइंड दे दिया, मुझे इनर ज्वाइन चाहिए। लेट्स क्लिक ऑन दिस, ओके, ठीक है। ये मर्ज वन करके क्यूरी जनरेट हुआ, और मुझे यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट एंड सिस्टम, ये जो लास्ट का सिस्टम है ये टेबल है। यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट मेरा एचआर का टेबल है ये वैसे के वैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसमें जो कॉलम्स दिख रहा है आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट्स, ये 3 कॉलम्स कहाँ से है, एचआर के टेबल से, आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट। एंड जो सिस्टम का टेबल है, सिस्टम का टेबल यहाँ पे बस ऐड हुआ है, वो अभी तक एक्सपांड नहीं किया हमने, ठीक है। जो भी टेबल होते हैं उन टेबल्स को हम फील्ड्स एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में रखते हैं, मतलब उसमें रोज होने चाहिए, फील्ड्स मतलब कॉलम्स के नाम होने चाहिए। ये एक टेबल यहाँ पे स्टोर है। इस टेबल को अगर मुझे एक्सपांड करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, मुझे एक्सपांड बटन। इस एक्सपांड बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे पूछेगा कि ये जो सिस्टम का टेबल है इसमें से आपको कौन से कॉलम चाहिए, ठीक है। यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज ए प्रीफिक्स, इसका मतलब ये होता है अगर मैंने ये टिक मार्क रखा है, मतलब चेक मार्क ऑन रखा है, तो जब नए कॉलम बनेंगे वो ऐसे आएंगे, सिस्टम डॉट आईडी, सिस्टम डॉट पॉइंट्स विथ, मतलब टेबल का नाम के साथ वो जो कॉलम्स के नाम है वो यहाँ पे डिफाइन करेगा। अगर मैंने ये अनचेक किया तो जो कॉलम के नाम है आईडी एंड पॉइंट्स विथ, वैसे के वैसे कॉलम्स के नाम आएंगे, ठीक है। तो मैं ये अनचेक कर रहा हूँ, मुझे सिस्टम ऐसा नाम नहीं चाहिए, मुझे आईडी एंड पॉइंट्स विथ फाइन है मेरे लिए, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं दोनों के दोनों कॉलम ले रहा हूँ सिस्टम के टेबल से। मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। जब टेबल एक्सपांड हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे वो दिखाएगा इन दोनों टेबल्स में ये जो रिकॉर्ड्स आए हुए हैं यहाँ पे 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 6 8 9 10, ये 8 रिकॉर्ड जो है वो मैच करते हैं सिस्टम के टेबल के साथ, इसीलिए दोनों टेबल्स का कॉमन रिकॉर्ड्स मुझे मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है। मेरे पास जो एचआर का टेबल है इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं, 11 रिकॉर्ड्स हैं। सिस्टम का जो टेबल है उसमें मेरे पास 13 रिकॉर्ड है, और जो मैंने इनर ज्वाइन किया उसमें मुझे मिलते हैं 8 रिकॉर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। ये 8 रिकॉर्ड कैसे मिले ये समझ में आए, 8 ही क्यों मिले, मैचिंग रिकॉर्ड से। मैचिंग मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स। कॉमन रिकॉर्ड्स। एक चीज अंडरस्टैंड करो, जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया हुआ है जॉइंट्स में वो उस कॉलम को रेफर कर रहा है,
उस कॉलम के साथ बाकी के कॉलम्स जो एसोसिएटेड है उन कॉलम्स का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपने जो कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया हुआ है ज्वाइंस करने के लिए, वो बस उसी कॉलम को क्रॉस चेक करेगा सेकंड टेबल में। जैसे आपने एचआर के टेबल में आईडी का कॉलम सेलेक्ट किया, सिस्टम के टेबल में भी आपने आईडी का कॉमन कॉलम सेलेक्ट किया, तो वो बस ये दो आईडी के कॉलम क्रॉस चेक कर रहा है कि एचआर के टेबल में जो आईडी है 1 नंबर, वो सिस्टम के टेबल में है क्या। अगर है तो वो रिकॉर्ड आपको मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। नेटवर्क चला गया क्या? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आता है, लेट्स से कि मैंने अभी अगेन मेरा फर्स्ट टेबल मैंने एचआर टेबल। So some students are having doubts, so could you please repeat it? क्या डाउट्स है स्टूडेंट्स को? किसको डाउट है इसमें? She didn't get that inner joints wala part. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। ठीक है, सो इनर जॉइन का मतलब होता है, जैसे एचआर मेरा फर्स्ट टेबल है, क्विकली रिवाइज दिस। एचआर मेरा फर्स्ट टेबल है एंड सिस्टम मेरा सेकंड टेबल है। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट टेबल देखा तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉलम है, आईडी, नेम एंड ऑसमनेस पॉइंट। एंड अगर सिस्टम का टेबल देखा तो यहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम है, आईडी का एंड पॉइंट्स में। अगर मैं एचआर का टेबल आपको दूं या इस टेबल को ऑब्जर्व करूं और आपको मैंने पूछा कि जो फर्स्ट नंबर एम्प्लॉय है ID1, जिसका है नाम उसका जॉन है, उसका पॉइंट्स वेट कितना है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो पॉइंट्स वेट की है ये इन्फॉर्मेशन मेरे सिस्टम के टेबल में, वो एचआर के टेबल में नहीं है। या सिस्टम का टेबल मैंने आपको शो किया और आपसे पूछा कि ID1 जो है उसका नाम क्या है, इस एम्प्लॉय का नाम क्या है, तो इस एम्प्लॉय के नाम की इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, एचआर के टेबल में। तो ये दोनों टेबल्स जब तक आप कंबाइन नहीं करोगे तब तक आपका जो आंसर है, आपको जो आउटपुट में चाहिए फाइनल आउटपुट में, वो आपको नहीं मिलेगा। तो इनको हमें जॉइंट्स के थ्रू कंबाइन करना पड़ेगा एंड देन रिक्वायर्ड कॉलम्स लेने पड़ेंगे। लेट्स से कि मुझे इनर जॉइन करना है इनका। इनर जॉइन क्या, इनर जॉइन का डेफिनेशन क्या है कि मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स। ठीक है, मैं जब इनर जॉइंस परफॉर्म करता हूँ तो मुझे वहां पे कॉमन कॉलम्स को प्रोवाइड करना पड़ता है कि दोनों टेबल्स को जब मुझे कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ तो एक की होना चाहिए, राइट। उस की के बेसिस पे ही मैं कॉलम्स को कनेक्ट कर सकता हूँ या टेबल्स को कनेक्ट कर सकता हूँ कॉमन कॉलम के बेसिस पे। हमारे पास जो तो दो टेबल है एचआर एंड सिस्टम, उसमें आईडी का जो कॉलम है वो कॉमन है। अगर मैंने एचआर का टेबल यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो इसका जो ID1 है, जब मैं ज्वाइंस परफॉर्म करूंगा इनर ज्वाइंस, तो बैकएंड में क्या होगा, ये जो 1 है ये 1 कनेक्ट होगा मेरे इस सिस्टम टेबल के 1 के साथ। ठीक है, देन क्या होगा, अगेन वो चेक करेगा कि ये जो 2 है यहाँ पे एचआर के टेबल में, ये 2 इस सिस्टम के टेबल में है क्या, तो यहाँ पे मुझे 2 मिलेगा। सेम वे अगेन चेक करेगा तीसरे रो के लिए कि ये थर्ड नंबर आईडी जो है वो इस सिस्टम के टेबल में है क्या। ऐसे वो हर एक आईडी को चेक करेगा एंड फाइनली मुझे आउटपुट में देगा कि ये जो 1 है, यहाँ पे देखो ये जो 3 कॉलम है आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट, ये आते हैं मेरे एचआर के टेबल से। ID1 एंड पॉइंट्स वेट, ये जो 2 कॉलम है ये आते हैं सिस्टम के टेबल से। तो आईडी एंड ID1 ये जो दो कॉलम है यहाँ पे वो कॉमन है, मतलब ये 1 जो है ये 1 एचआर के टेबल में है और ये जो 1 है ये सिस्टम के टेबल में। ये 2 जो है ये एचआर के टेबल में, ये 2 जो है ये सिस्टम के टेबल में। तो कॉमन कॉलम के बेसिस पे, कॉमन आईडी के बेसिस पे जो बाकी के कॉलम्स होंगे उनको मैं यहाँ पे फेच कर रहा हूँ। अभी जैसे मुझे अगर फाइनली आउटपुट में बस नेम का कॉलम चाहिए फ्रॉम टेबल 1, मतलब एचआर के टेबल से मुझे नेम चाहिए, एंड पॉइंट्स वेट जो मेरा सिस्टम का टेबल है इसमें से मुझे ये कॉलम चाहिए, 2 ही कॉलम चाहिए। सो सिंपली मैं बस नेम को एंड पॉइंट्स वेट को सेलेक्ट कर सकता हूँ
एंड मैं रिमूव कॉलम्स में जाके रिमूव अदर कॉलम्स करके एक स्टेप जनरेट कर सकता हूँ फाइनल, जिसमें मुझे नेम एंड पॉइंट्स वेट ऐसे दो आउटपुट मिला, ये टेबल मिला, जिसमें से नेम कॉलम कहाँ से आता है, एचआर के टेबल से आता है, पॉइंट्स वेट कहाँ से आता है, सिस्टम के टेबल से आता है। तो ये फाइनल आउटपुट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ा, तभी आप ये आउटपुट ला सकते हो। और जब तक टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट लाओगे नहीं, तब तक पावर बीआई डेस्कटॉप में लोड नहीं कर पाओगे। मुझे यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन लेके जाना पड़ेगा पावर क्यूरी एडिटर में, तभी तो मुझे ये डेटा सेट, ये एनालिसिस करने के लिए मुझे ये डेटा चाहिए, तो ये डेटा बनाना पड़ेगा ना पहले, रेडिली अवेलेबल तो नहीं होगा। तो वो बनाने के लिए हमने ये मर्ज क्यूरीज का ऑपरेशन जो किया हुआ है, ज्वाइंस जो किए हैं टेबल्स का, वो किया है हमने। ठीक है, नॉर्मली ये जो ज्वाइंस होते हैं, ये ज्वाइंस डेटा सोर्स लेवल पे किए जाते हैं। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, ज्वाइंस की जो कंसेप्ट है वो सीक्वल सर्वर में है, सीक्वल में मतलब डेटाबेसेस में ज्वाइंस होते हैं। ठीक है, ज्वाइंस डेटा सोर्स लेवल पे किए जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब ये ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हो, अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो ऑपरेशंस परफॉर्म किया है ज्वाइंस का, यहाँ पे मेरे जो टेबल्स है उसमें 8 10 15 रिकॉर्ड्स है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपका जो ज्वाइंस होगा, जो आप बिग डेटा के साथ ज्वाइंस करते हो, उसमें मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डेटा हो सकता है ज्वाइंस के टाइम पे। तो जब आप ज्वाइंस परफॉर्म करते हो तो पावर बीआई का जो बैकएंड इंजन होता है वो उस पर काम करता है। इतना बड़ा डेटा जब आप कंबाइन करते हो तो वो लोड लेता है, वो क्यूरी को परफॉर्म करने के लिए उतना टाइम लगेगा उसको, आपका रिपोर्ट रिफ्रेश होने के लिए उतना टाइम जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये डेटा सोर्स लेवल पे किए जाते हैं। ये जो मुझे आउटपुट चाहिए जैसे नेम एंड पॉइंट्स वेट, ये मुझे टेबल चाहिए, तो ये मैं डेटा सोर्स में ही बनाऊंगा सीक्वल सर्वर में, वहां पे ज्वाइंस परफॉर्म करके ये आउटपुट वहां पे क्रिएट करूंगा एज अ टेबल, और उस टेबल को फेच कर लूंगा डायरेक्टली यहाँ पे। लेकिन ज्वाइंस पावर क्यूरी में कैसे किए जाते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इनकेस अगर कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पावर क्यूरी में ही ज्वाइंस को करना है, तो कैसे किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बेसिक से बता रहा हूँ कि ज्वाइंस पावर क्यूरी एडिटर में कैसे किए जाते हैं। ठीक है, ज्वाइंस की कंसेप्ट डेटा सोर्स लेवल पे आती है, क्योंकि ज्वाइंस परफॉर्म जब होता है तब बैकएंड में ज्यादा लोड आता है, आपका पावर बीआई का रिपोर्ट जो है वो स्लो लोड होगा या स्लो रिफ्रेश होगा। हो सकता है कि उसको वो 1 घंटा ले रिफ्रेश होने के लिए, तो इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए, हमारा रिपोर्ट मैक्स टू मैक्स 5 10 15 मिनट में रिफ्रेश होना चाहिए। सो हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसी जो क्यूरीज होती है वो क्यूरीज डेटा सोर्स लेवल पे ही बनानी पड़ती है, और वहां से टेबल के फॉर्मेट में डेटा को लोड करना पड़ता है। जब आपका सीक्वल होगा तो आपको ये चीजें, ये जो कंसेप्ट है ज्वाइंस की, वो मोर डिटेल में वहां पे अंडरस्टैंड होगी कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि ज्वाइंस डेटा सोर्स लेवल पे किए जाते हैं, वो कंसेप्ट आपको वहां पे समझ में आएगी। जहाँ जैसे डेटा सोर्स लेवल पे ज्वाइंस को किया जाता है, वहां पे आपको क्यूरी को लिखना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इनर जॉइन की क्यूरी अगर मैंने डेटा सोर्स लेवल पे की, तो वहां पे मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एचआर, तो मतलब एचआर के टेबल से एक डेटा आएगा। देन वहां पे लिखना पड़ेगा कि इनर जॉइन, इनर जॉइन के बाद मुझे टेबल का नाम देना पड़ेगा, तो टेबल का नाम दूंगा सिस्टम। सिस्टम के बाद मुझे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी, ऑन विच कंडीशंस, ऑन एचआर डॉट आई डी इज इक्वल टू सिस्टम डॉट आई डी, ऐसी कमांड वहां पे लिखनी पड़ेगी। देन उस कमांड का आउटपुट आपको ये मिलेगा, जो मर्ज करके इनर ज्वाइन करके आउटपुट आया ना, ये आउटपुट मिलेगा हमें, ये वाला एक्सपांडेड वाला, ये आउटपुट आपको वहां पे मिलेगा। देन सेलेक्ट स्टेटमेंट में मैं बस दो टेबल्स के, दो कॉलम्स के नाम वहां पे मेंशन करूंगा कि सेलेक्ट नेम, लेट्स से कि एचआर डॉट नेम एंड सिस्टम डॉट पॉइंट्स वेट, एंड देन उसके बाद वो क्यूरी आएगी, और उस क्यूरी का आउटपुट ये फाइनल आपको मिलेगा नेम एंड पॉइंट वेट। देन उसका मैं व्यू क्रिएट कर सकता हूँ या टेबल क्रिएट करके उस डेटा को वहां पे स्टोर करूंगा। और यहाँ पे मैं चूज करते समय उस डेटा सोर्स का कनेक्टर, जैसे कि मैंने सीक्वल पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे गेट डेटा पे जाके सीक्वल सर्वर का कनेक्टर चूज करूंगा, और वो टेबल को रेडीमेड वहां से डायरेक्टली यहाँ पे फेच करूंगा। तो जो ये ऑपरेशंस मैंने यहाँ पे किए थे वो मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डेटा सोर्स लेवल पे करके रखे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और किसी को डाउट है इनर जॉइन में? ऑनलाइन स्टूडेंट, इनर जॉइन में डाउट है कुछ? तो बोलो, मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोग को समझा है कि नहीं नो समझा। सर। नो सर। मतलब डाउट नहीं, वो नो है कि डाउट है इसलिए नो है?
मतलब समझा वो नो No नहीं है क्या, doubt. मतलब डाउट नहीं है? No doubt. समझा सर। ओके फाइन देन। तो इनर जॉइन सबका क्लियर है अभी। लेट्स मूव टुवर्ड कि लेफ्ट जॉइन की कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि लेफ्ट जॉइन क्या होता है। एक नया टाइप है जॉइंस का आता है कि लेफ्ट जॉइन। सो लेफ्ट जॉइन का डेफिनेशन होता है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल्स मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल। यहाँ पे मैं लेफ्ट टेबल एंड राइट टेबल की जो कंसेप्ट बोल रहा हूँ, तो लेफ्ट मतलब मेरा फर्स्ट टेबल, राइट मतलब मेरा सेकंड टेबल। अगर एचआर का टेबल मैंने फर्स्ट सेलेक्ट किया है तो ये मेरा लेफ्ट टेबल हुआ। सिस्टम का टेबल मैं बाद में सेलेक्ट करूंगा जब मैं मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू क्लिक करता हूँ और वहाँ पे मुझे सेकंड टेबल पूछता है, तो उस टाइम पे जो टेबल मैं चूज करूंगा दिस इज माय सेकंड टेबल, माय राइट टेबल। तो एचआर का टेबल मैंने चूज कर लिया एंड अपेंड क्यूरीज एज ए न्यू पे मैंने क्लिक कर लिया। ठीक है, मर्ज क्यूरीज एज ए न्यू। ठीक है, अगेन एचआर का टेबल मेरा फर्स्ट टेबल है। यहाँ पे मैं सिस्टम का टेबल सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग माय कॉमन कॉलम्स आईडी, दिस आईडी। यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर ज्वाइन। मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन भी बोल सकता हूँ, लेफ्ट आउटर मोर और सेम है, आप लेफ्ट ज्वाइन बोल सकते हो। बस कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन समथिंग लाइक दैट। नेमिंग कन्वेंशंस जैसे जैसे आपके डेटा सोर्स चेंज होता है तो उस हिसाब से कभी कभी थोड़े चेंज होते हैं। जैसे पावर बीआई में इनको लेफ्ट आउटर बोला जाता है, सीक्वल सर्वर में उनको बस लेफ्ट ज्वाइन बोला जाता है। ठीक है, उनका कंसेप्ट जो है, बेस जो है वो सेम ही है, बस नामी नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन को चूज कर रहा हूँ लेफ्ट आउटर। डेफिनेशन इसका क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम सेकंड टेबल। अभी हमने देखा कि एचआर एंड सिस्टम के टेबल में कितने मैचिंग रिकॉर्ड्स हैं, 8 रिकॉर्ड तो मैचिंग है। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट टेबल था एचआर का टेबल, वहां पे टोटल रिकॉर्ड्स कितने थे, 11 बराबर, उसमें से 8 मैचिंग है। तो फर्स्ट टेबल में बचे कितने रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड। तो आज 8 मेरे कॉमन रिकॉर्ड और बचे हुए जो मेरा लेफ्ट टेबल है उसमें से 3 रिकॉर्ड, मतलब टोटल रिकॉर्ड कितने हुए, 11 रिकॉर्ड। अंडरस्टैंड हो रहा है? एचआर का टेबल जो है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है, 11 रिकॉर्ड्स है बराबर। डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट एंड मैचिंग फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट में कितने हैं, 11, उसमें से मैचिंग कितने हैं, 8। ठीक है, तो 8 वो डुप्लीकेशन के फॉर्म में नहीं आएंगे, वो 8 तो 8 ही आएंगे बस। और जो 3 बचे हुए वो कहाँ से हैं, फर्स्ट टेबल से। मतलब जो आपका फर्स्ट टेबल रहेगा उसमें जितने रिकॉर्ड्स आएंगे वो सारे के सारे आएंगे और मैचिंग आएंगे बस सिस्टम के टेबल से। जिन 3 रिकॉर्ड्स के लिए सिस्टम के टेबल में उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मतलब जो आईडी मैच नहीं होंगे, उनके लिए आउटपुट में आएगा नल, क्योंकि उसको सिस्टम के टेबल में रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, क्योंकि वो आईडी उसको मैच नहीं कर रहा है वहां पे। ठीक है, सो लेट्स डू दिस कि मैंने यहाँ पे एचआर का टेबल मेरा लेफ्ट टेबल कंसिडर किया, सिस्टम का टेबल मेरा राइट टेबल है, कॉमन कॉलम्स को चूज किया और ज्वाइन काइंड में मैंने दिया लेफ्ट आउटर ज्वाइन। अगेन यहाँ पे देखो सिलेक्शंस, ये जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि द सिलेक्शन मैचेस 8 ऑफ 11 रोज फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। आपने जो 2 टेबल चूज किए हुए उनमें से 8 रिकॉर्ड मैचिंग है, ऐसा ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा है। आई सिंपली क्लिक ऑन ओके। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो मर्ज 1 बन के आया है इसका आउटपुट क्या है। आउटपुट में देखो मुझे ये जो एचआर का टेबल है, अगर मैंने बारीकी से देखा तो ये आईडी, नेम, ऑसमनेस पॉइंट, ये ये 3 कॉलम्स बिलोंग्स करते हैं मेरे एचआर के टेबल्स के, वो जैसे कि जैसे यहाँ पे। अगर मैंने एचआर का टेबल ओपन किया तो देखो यहाँ पे भी उतने ही रिकॉर्ड्स, 11 रिकॉर्ड्स। लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन क्या है कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट टेबल मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल्स। मैं सिस्टम का टेबल को एक्सपांड कर रहा हूँ, आईडी एंड पॉइंट्स में दोनों कॉलम रख रहा हूँ अभी के लिए, ओके कर रहा हूँ। तो देखो ये जो 8 रिकॉर्ड है मैचिंग वाले, इनके लिए रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे मिल गई मुझे सिस्टम के टेबल में, लेकिन 3 जो रिकॉर्ड है जैसे 5 नंबर जो उसको यहाँ पे नहीं मिला सिस्टम के टेबल में, उसके लिए उसने नल यहाँ पे प्रोवाइड किया। इस 5 के लिए सिस्टम के टेबल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, या इस 4 टाइम्स 7 के लिए कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है।
लेकिन आउटपुट में वो रिकॉर्ड्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म किया हुआ है। लेफ्ट ज्वाइन में आपका जो फर्स्ट टेबल है, जैसे मैंने यहाँ पे एचआर का टेबल सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसमें जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आएंगे, और अगर उनकी एसोसिएटेड वैल्यू को यहाँ पे मैचिंग में नहीं मिल रही है तो वैल्यूज वो नल प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड है लेफ्ट ज्वाइन सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट? Yes, sir. ठीक है, अगर लेफ्ट ज्वाइन अंडरस्टैंड है आपको, तो सिमिलर वे है राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन था कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड। राइट ज्वाइन का डेफिनेशन रहेगा ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, सो अगेन आई एल सेलेक्टिंग दिस एचआर इज माय फर्स्ट टेबल। आई विल चूज merge queries as a new. I select system table, my second table. I am selecting common column between them, id and यहाँ पे join kind में मैं choose कर रहा हूँ right join। राइट आउटर का डेफिनेशन होता है ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अभी हमारा जो सेकंड टेबल है सिस्टम का टेबल, उसमें मेरे पास 13 रिकॉर्ड है, राइट। तो इसका मतलब जो हमारा फाइनल आउटपुट आने वाला है उसमें 13 रिकॉर्ड्स आने वाले हैं। ठीक है, मैचिंग कितने होते हैं? 8 मैचिंग होते हैं दोनों टेबल्स में, राइट। अगर मैं इनर जॉइंस की बात करूं, लेफ्ट टेबल को मैं इनर जॉइन करता हूँ राइट के साथ, मतलब फर्स्ट टेबल को इनर जॉइन करता हूँ सेकंड टेबल के साथ, तभी भी मुझे 8 रिकॉर्ड ही मिलने वाले हैं। अगर मैंने सेकंड टेबल को इनर जॉइन किया फर्स्ट टेबल के साथ, तभी भी 8 ही मिलेंगे, क्योंकि कॉमन तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो जो हमारा जो फर्स्ट टेबल है उसमें 8 रिकॉर्ड रहेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टेबल जो मैचिंग रिकॉर्ड 8 रहेंगे जो मेरे सेकंड टेबल में, मतलब मेरे राइट टेबल में, प्लस राइट टेबल में और 5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मैच नहीं करते, लेकिन मैं राइट ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो राइट ज्वाइन के आउटपुट में वो 13 की 13 रिकॉर्ड्स आएंगे। अंडरस्टैंड हो रहा है? तो मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ। राइट आउटर ज्वाइन का आउटपुट अगर मैं देखूँ यहाँ पे मर्ज वन, ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे 9 रिकॉर्ड्स दिख रहा है। 9 रिकॉर्ड्स क्यों दिख रहा है यहाँ पे? क्योंकि सिस्टम टेबल को राइट ज्वाइन में मेरा सेकंड टेबल डोमिनेंट है। सेकंड टेबल्स को जब तक मैं एक्सपांड नहीं करूंगा तब तक मुझे ये रिकॉर्ड्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इस टेबल को सिस्टम टेबल को एक्सपांड कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो मुझे रिकॉर्ड्स कितने मिल रहे हैं, टोटल 13 रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, राइट। आईडी का जो मेरा ये जो मेरा सेकंड टेबल है आईडी एंड पॉइंट्स वेट, ये मेरा सिस्टम टेबल है। सिस्टम टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, जैसे कि जैसा टेबल है, और इस टेबल का मैचिंग जितने यहाँ पे उनका रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलेगा, बाकी के लिए नल मिलेगा। जैसे ये 4 टाइम्स 9 है, ये 4 टाइम्स 9 उसको यहाँ पे नहीं मिला फर्स्ट में, फर्स्ट टेबल में, इसलिए उसकी एसोसिएटेड वैल्यू नल है फर्स्ट टेबल में। जैसे ये 6 है तो 6 के लिए उसको रिकॉर्ड मिला, क्योंकि एचआर के टेबल में भी 6 है, तो 6 यहाँ से इस 6 को कनेक्ट हुआ, और फर्स्ट टेबल का एचआर टेबल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे सामने है 6 बॉल 945। समझ में आ रहा है राइट ज्वाइन? किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन में? ऑनलाइन स्टूडेंट? नो डाउट सर. लेफ्ट जॉइन मध्ये जेव्हा अनमॅचिंग व्हॅल्यू जाईल तेव्हा बॉटम शो करते आणि राईट मध्ये त्या पर्टिक्युलर लोकेशनच कसं हे करते. इट डजंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना कि, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरा जो फर्स्ट टेबल था तो फर्स्ट टेबल्स में मैचिंग रिकॉर्ड्स ऊपर आए रहे थे और नल की वैल्यू नीचे थी। ठीक है ना, तो वो इसलिए क्योंकि 11 रिकॉर्ड्स में से, अभी देखो लेफ्ट ज्वाइन का जो आउटपुट है, लेट मी ओपन दिस लेफ्ट ज्वाइन। तो लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट क्या रहेगा कि सारे रिकॉर्ड्स लेफ्ट टेबल के, तो ये जो टेबल दिख रहा है मुझे एचआर का, ये मेरा लेफ्ट टेबल है ना, इसमें तो कोई नल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है लेफ्ट ज्वाइन की कि ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल।
तो उस टेबल में कोई नल नहीं आएगा। अभी जो मैचिंग रिकॉर्ड है मेरे सिस्टम के टेबल के साथ, उसमें 8 मैच होते हैं और बाकी के मैच नहीं होते ना, इसलिए नल यहाँ पे नीचे है। ये जो 3 रिकॉर्ड्स है इनके लिए मैचिंग रिकॉर्ड नहीं, तो इसलिए नल यहाँ पे है। लेकिन जब मैं राइट ज्वाइन की बात कर रहा हूँ तो मेरा जो ये टेबल है राइट वाला, इसमें कुछ नल नहीं है, लेकिन ये जो इसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पे जिस 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 लेवल पे नल आएगा तो वो यहाँ पे नल पास करेगा। तो ये मैटर नहीं करता कि नल कौन सी पोजीशन पे, ये 5 नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये डजेंट मैटर। मैं ये लेट्स से कि इस आईडी का जो कॉलम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नल मुझे यहाँ पे देखने, तो मैं इसको असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकता हूँ ना। Sort, descending, ये नल नीचे चले जाएंगे। सो इट वो सॉर्टिंग है बस, उसमें कुछ ये नहीं है। हमें फोकस कहाँ पे है हमारा कि आउटपुट कंसेप्ट जो है, बेस जो है, वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। लेफ्ट ज्वाइन अगर आपको कोई पूछता है तो लेफ्ट ज्वाइन का डेफिनेशन याद रखो, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड या राइट, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको ज्वाइंस के बारे में पूछते हैं, आपको पूछा जाएगा कि कितने टाइप के ज्वाइंस अवेलेबल है, तो आपको सारे ज्वाइंस के नाम बताने पड़ेंगे, प्लस उनकी डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी कि लेफ्ट ज्वाइन मतलब क्या है, इनर ज्वाइन मतलब क्या है, राइट ज्वाइन मतलब क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन के साथ आपको ज्वाइंस बताने पड़ेंगे। ज्वाइन का पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू, ज्वाइंस जो होते हैं वो सेलेक्टेड ज्वाइंस पूछते हैं। जैसे हम जो ज्वाइंस अभी देखने वाले, लेफ्ट एंटी राइट एंटी ज्वाइन, क्योंकि ये जो दो ज्वाइंस है वो डेटाबेस लेवल पे नहीं है, डेटा सोर्स लेवल पे नहीं है, सीक्वल लेवल पे नहीं है। ज्वाइंस सीक्वल पॉइंट ऑफ व्यू, डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सीक्वल का अगर इंटरव्यू होगा आपका तो आपको वो ज्वाइंस के ऊपर ज्यादा फोकसली क्वेश्चन पूछेंगे। पावर बीआई पॉइंट ऑफ व्यू अगर इंटरव्यू होगा तो ज्वाइंस की जो यहाँ पे जो एक अलग से ज्वाइंस अवेलेबल है, एंटी करके एक ज्वाइंस है, राइट एंटी एंड लेफ्ट एंटी, तो वो एक अलग ज्वाइंस है। तो उनके बारे में पूछेंगे कि लेफ्ट एंटी ज्वाइन का आउटपुट क्या होता है, राइट एंटी ज्वाइन का आउटपुट क्या है। वो आपको ऐसे स्पेशली फोर्स करके पूछेंगे नहीं कि मुझे लेफ्ट ज्वाइन करके दिखाओ, राइट ज्वाइन करके दिखाओ, ये नहीं पूछेंगे। उनका डेफिनेशन आता है, कंसेप्ट आता है, इट इज फाइन फॉर यू, ठीक है। लेकिन अगर इंटरव्यू आपका सीक्वल ओरिएंटेड है, कभी कभी इंटरव्यू आपका 15 मिनट 15 मिनट पावर बीआई का इंटरव्यू लेता है, 15 मिनट सीक्वल का लेता है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट वैसी है कि आपको पावर बीआई का भी नॉलेज चाहिए, सीक्वल का भी नॉलेज चाहिए। तो उस टाइम पे अगर वो सीक्वल का इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो आपको ज्वाइंस के रिगार्डिंग डेफिनेशन के साथ पूछेगा कि ज्वाइंस की मुझे इन्फॉर्मेशन दो, या आपको 2 टेबल्स प्रोवाइड करेगा और बताएगा कि मुझे लेफ्ट ज्वाइन इसका करके दिखाओ, राइट ज्वाइन का आउटपुट कितना आएगा नंबर ऑफ रोज के हिसाब से। ऐसा वो क्वेश्चंस आपको सीक्वल ओरिएंटेड पूछेगा। लेकिन पावर बीआई ओरिएंटेड वो आपको पूछेगा कि राइट एंटी जॉइंट्स मतलब क्या होता है, लेफ्ट एंटी जॉइंट्स मतलब क्या, क्योंकि पूछने लायक बस उतना ही है इसमें। कंसेप्ट आपको पता है कि लेफ्ट जॉइंट का आउटपुट क्या होता है, राइट जॉइंट का आउटपुट क्या होता है। तो डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे हो रहा है, सीक्वल ओरिएंटेड है या पावर बीआई ओरिएंटेड। पावर बीआई ओरिएंटेड है तो जॉइंट्स पे इतना फोकस नहीं रहता, बस जो कंसेप्चुअल है वो पता होना जरूरी है। लेकिन सीक्वल ओरिएंटेड है तो जॉइंट्स आपको मस्ट आना जरूरी है, आपको वहाँ पे डिटेल में पूछा जाएगा जॉइंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट ज्वाइन विच इज नथिंग बट अ लेफ्ट एंटी। सो लेफ्ट एंटी का मतलब होता है जो अनमैच रिकॉर्ड्स है लेफ्ट टेबल के, जो मैच नहीं होते, वो आउटपुट में आपको देगा। अगर मैं लेफ्ट टेबल की बात करूं तो उसमें 11 रिकॉर्ड है, इसमें से मैचिंग रिकॉर्ड कितने हैं, 8 रिकॉर्ड है, बचे हुए कितने, 3 रिकॉर्ड। तो जब आप लेफ्ट एंटी करोगे तो आउटपुट में आएंगे 3 रिकॉर्ड। सेम वे अगर मैं राइट एंटी की बात करता हूँ, राइट टेबल में 13 रिकॉर्ड है, मैचिंग रिकॉर्ड है 8, बचे कितने, 5। तो राइट एंटी करूंगा तो 5 आउटपुट आएगा। समझ में आ रहा है फर्क? लेफ्ट एंटी का मतलब क्या, अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, एंड राइट एंटी का अनमैच रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, मैचिंग वालों को छोड़ के, ठीक है। तो लेट्स डू दिस। मैं एचआर के टेबल को सेलेक्ट कर रहा हूं, अगेन आई विल गो टू द मर्ज क्वेरीज एज अ न्यू, ठीक है। आई विल चूज माय सिस्टम टेबल, सेलेक्टिंग माय कॉमन कॉलम्स। जब तक कॉमन कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं करोगे, ऑप्शंस यहाँ पे देखो ये ग्रेड आउट रहेगा। अगर मैंने
ये कॉलम सेलेक्ट नहीं किया तो अभी सेलेक्टेड है इसलिए ओके हुआ, लेकिन जब तक कॉलम्स को सेलेक्ट नहीं करोगे तब तक ये ओके करने के लिए आपको ग्रेड आउट ही रहेगा, वो अलाउ नहीं करेगा। तो मैंने कॉमन कॉलम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे जॉइंस का जो काइंड है यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट एंटी। लेफ्ट एंटी का डेफिनेशन क्या है? रोज ओनली इन फर्स्ट। रोज ओनली इन फर्स्ट, इसका मीनिंग मैंने जो जैसे आपको अभी सप्लाई कि अनमैच रिकॉर्ड, ठीक है। इसको अगर मैं ओके करता हूँ लेफ्ट एंटी को, तो आउटपुट में देखो यहाँ पे कितने रिकॉर्ड मिल रहे हैं मुझे? 3 रिकॉर्ड मिल रहे हैं। मैं सिस्टम के टेबल को एक्सपांड कर रहा हूँ, आईडी एंड पॉइंट्स में दोनों को रख रहा हूँ। ये जो अनमैच रिकॉर्ड है, ये अनमैच रिकॉर्ड के लिए सिस्टम के टेबल में कोई इंफॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि मैचिंग रिकॉर्ड्स की ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सिस्टम के टेबल में, अनमैच रिकॉर्ड्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए नल आएगा। लेफ्ट एंटी समझ में आया? लेट्स डू फॉर राइट एंटी। मैं एचआर का टेबल अगेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, मर्ज क्यूरीज एज अ न्यू, selecting system table, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ राइट एंटी, ठीक है। इफ आई विल डू ओके, ठीक है, यहाँ पे नल आएगा क्योंकि सिस्टम के टेबल को अभी तक एक्सपांड किया नहीं है मैंने। राइट एंटी मतलब राइट टेबल डोमिनेंट है, राइट टेबल के अंदर के अनमैच रिकॉर्ड आएंगे, क्योंकि अनमैच रिकॉर्ड कब दिखेंगे? जब टेबल को एक्सपांड करोगे आप तब। मैं टेबल को एक्सपांड कर रहा हूँ ओके करके, दिख रही है 5 रिकॉर्ड्स। ये 5 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो मैच नहीं करते फर्स्ट टेबल के साथ, इसलिए उनकी एसोसिएटेड वैल्यू यहाँ पे नल्स आएंगे। इतने जॉइंट्स अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। एक और जॉइन होता है फुल आउटर। इसका मतलब होता है ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फर्स्ट, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम सेकंड, मतलब दोनों टेबल्स के अंदर के सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, अगर मैं फुल ज्वाइन करता हूँ, हमारे फर्स्ट टेबल में 8 रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल में 13 रिकॉर्ड है, तो फाइनल टेबल में कितने रिकॉर्ड्स आने चाहिए? 13। कैसे 13 आएंगे? ठीक है, तो एक चीज ऑब्जर्व करो, दोनों टेबल्स में कॉमन कितने हैं? 8। फर्स्ट टेबल में अनमैच कितने हैं? 3। 8 + 3 कितना हुआ? सेकंड टेबल में अनमैच कितने हैं? 11 + 5 कितना हुआ? वैसे 16 रिकॉर्ड आएंगे। समझ में आ रहा है? तो फुल आउटर ज्वाइन का जो आउटपुट होता है वो क्या रहेगा आपका? इनर ज्वाइन, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी।